नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए जीए और करंट अफेयर्स के अति संभावित 20 प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 4 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 का, उसमें यह बताया गया है कि 20 नंबर के जो प्रश्न हैं आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो इसी 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी के लिए जो है यह सीरीज चलाई जा रही है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो सेशन है, इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पहला ही प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, जनवरी के महीने का 2025 का। तो जनवरी 2025 में किस शहर में अमेरिका के लिए नया दूतावास खोला गया है? यह भारत में अमेरिका का 5वां दूतावास खोला गया था। ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। यह भारत में अमेरिका का 5वें नंबर का दूतावास है। तो इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेंगलुरु में किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में, इसी शहर में जनवरी 2025 में अमेरिका के लिए नया दूतावास का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा भारत में यह अमेरिका का 5वां दूतावास बेंगलुरु में खोला गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पुस्तक को इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। मांडले जेल में जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनकी एक और फेमस पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, यह पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक भी लिखी गई है किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष 16 सितंबर का जो दिन होता है इसको विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं 25 दिसंबर, ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, 25 दिसंबर का जो दिन होता है भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो है जयंती होती है अटल बिहारी वाजपेयी की, इसको जो है भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 21 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है यह जो है कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वही 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी की जो पुण्य तिथि होती है वह 30 जनवरी को होती है। तो सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं सभी के बारे में आपको याद रखना है। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर का जो दिन होता है भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गूगल को कब स्थापित किया गया था? यानी कि गूगल की जो स्थापना है कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सितंबर 1998। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल की जो स्थापना है 4 सितंबर 1998 को की गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया में जो है 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना करी गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से डेनमार्क की राजधानी क्या है? आपको बताना है। यहाँ पे डेनमार्क की राजधानी की पहचान करनी है। तो कोपेनहेगन, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की ऑफिशियल राजधानी है।
वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं ओस्लो किसकी राजधानी है, तो नॉर्वे देश की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो फिनलैंड की, फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी हो जाएगी। वहीं बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो बाकू है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नहरों का देश किसे कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसको नहरों का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान को जो है नहरों का देश हम कहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, इसमें से वह कौन सा शहर है जिसको गुलाबी शहर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर को। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को जो है गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक बैंक था जिसकी स्थापना करी गई थी 1921 में। इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। और इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो गोरेवाला समिति। समिति का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। गोरेवाला समिति के सिफारिश पर ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जुलाई 1955 को किया गया था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया की प्रमुख एरोस्पेस प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो प्रतिवर्ष यह जो एरो इंडिया का यह जो प्रदर्शनी है प्रतिवर्ष इसका जो आयोजन है यह बेंगलुरु के एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बेंगलुरु के हंका यह जो एयरबेस है यहीं पर जो है प्रतिवर्ष एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु के एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 के मध्य जो एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु का एलहंका है यहीं पर किया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग जिसका नाम है तियान सान सेंगली सुरंग, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह जो है विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग है जिसका नाम है तियान सान सेंगली सुरंग, और इसका जो उद्घाटन है यह किया गया किस देश में, तो चीन में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इस सुरंग की कुल लंबाई है 22.13 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो दूध होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की जो रचना है यह अवधी भाषा में की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किस देश ने जनवरी 2025 में ऑपरेशन सीवालरस नाइट 3 की शुरुआत की। इम्पॉर्टेंट यह ऑपरेशन है जिसको जो है गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया है। जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र गाजा है इसी में सहायता पहुंचाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है जिसका नाम है सीवालरस नाइट 3। और इस ऑपरेशन को शुरू किया है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो हमारे भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने विषय हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का था, इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और यह जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण जो है निम्न में से किस राज्य में किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ वननेस का जो निर्माण है यह मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तथा यह जो स्टैचू ऑफ वननेस है यह किसकी प्रतिमा है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की यह प्रतिमा है जिसको बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ वननेस जो है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। हमारी जो संविधान सभा थी इसके द्वारा जो हमारी प्रस्तावना इसको कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट आपको याद रखना है। प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वहीं यह जो प्रस्तावना है इसको पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और आगे चलकर जो संविधान सभा थी इसने हमारी प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी असहयोग आंदोलन की और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की? तो 1 अगस्त 1920 को जो है शुरुआत करी गई थी असहयोग आंदोलन की। और इसी दिन, जिस दिन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं आगे चलकर 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटित होती है जिसको हम जानते हैं चौरी चौरा कांड के नाम से। तो इसी घटना के बाद यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद जो असहयोग आंदोलन था इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? इसमें से वह कौन सा शेड्यूल है, हमारे भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषाओं को रखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं असम में एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान सभी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो जीए और करंट अफेयर्स का यह जो वीडियो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है 20 प्रश्नों को। यह सीरीज आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।